आज जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी असल में हम कहते हैं एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट और ट्रांसफर हीट। यानी कि एक मटेरियल जैसे कि आपके पास एक ये स्पून है, इसकी जो सलाहियत है कि कितनी आसानी के साथ आपके पास ये स्पून हीट को कंडक्ट कर सके या फिर ट्रांसफर कर सके एक जगह से दूसरी जगह। इस सलाहियत को हम क्या कहते हैं, किसी भी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे कि आप जब अपने घरों में खाना बनाते हैं और आप सालन हिलाने के लिए, सालन जो बना रहे होते हैं आप उसको हिलाने के लिए आप ये जो स्टील का स्पून है इसका इस्तेमाल नहीं करते। इसके बरक्स आप लकड़ी के जो स्पून होते हैं या चमचे होते हैं आप उनका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि लकड़ी के अंदर आपके पास एक जगह से हीट दूसरी जगह तक मुंतकिल ज्यादा वक्त लेकर होती है या बहुत कम होती है, जबकि ये स्टील है जो कि असल में मेटल है एक तरह से, इसके अंदर आप ये देखते हैं कि आप जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करते हैं सालन के लिए तो आपका ये जो हिस्सा है ना ये ज़्यादा जल्दी क्या हो जाता है कि गर्म हो जाता है। और आप पकड़ते कहाँ से, स्पून को यहाँ से पकड़ते हैं ना, तो इसका मतलब है हीट यहाँ से यहाँ तक बहुत थोड़े टाइम में बानिस्बतन आपके पास इस जो लकड़ी का चमचा है उसमें ज़्यादा वक्त लगता है ताकि हीट यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो सके। तो ये जो हीट को ट्रांसफर करने की सलाहियत है, चाहे स्टील की या चाहे आपके पास लकड़ी की, इसको असल में हम क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। अभी जो स्टील का चमचा है इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी क्योंकि ये आसानी के साथ हीट एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर लेता है, जबकि आपके पास ये जो लकड़ी का चमचा है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम हो गई क्योंकि ये ज़्यादा वक्त लेगा ताकि हीट इस जगह से इस तरफ मुंतकिल हो सके। इसी वजह से आप खाना बनाते वक्त लकड़ी का चमचा ज़्यादा प्रेफर करते हैं बानिस्बतन स्टील के चमचे से। जबकि हीट क्या होती है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। यानी कि ये एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जो तब फ्लो करती है जब दो चीज़ों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस हो या एक ही चीज़ के अंदर आपके पास एक जगह पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जबकि दूसरी जगह पर टेम्परेचर कम हो। जैसे कि आप इस चमचे को अगर आप हीट करें इस चूल्हे की आग की मदद से तो शुरू में ये जो हिस्सा है ये ज़्यादा जल्दी गर्म होगा जबकि इसका टेम्परेचर कम होगा। तो हीट क्या करेगी, इस गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ, ठंडे जिस्म की तरफ क्या करेगी या ठंडे हिस्से की तरफ क्या करेगी, फ्लो करेगी। क्यों फ्लो करेगी? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है जबकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है। अब थर्मल कंडक्टिविटी को आप एक्सप्लेन करने के लिए हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ये डब्बा है या इसको आप एक ब्लॉक भी कह सकते हैं। इस ब्लॉक की यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है वो असल में इसकी लेंथ है जो कि मैं ये मान रहा हूँ कि वो L है। अब आपके पास ये जो डब्बा है इसकी एक ये लेंथ और ये जो लेंथ है ये मिल के असल में क्या बनाएंगे, इसका एरिया। तो इसका मतलब है ये जो डब्बे का ये वाला हिस्सा है इसका एरिया क्या है, A है। अब शुरू में इस डब्बे का वही टेम्परेचर है जो कि इसकी सराउंडिंग में यानी कि इर्द गिर्द है। अब आप क्या करते हैं, आप इस डब्बे को गैस की मदद से क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब आप हीट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद, कुछ लम्हों के बाद आपके पास ये हिस्सा ज़्यादा गर्म होगा जबकि ये बनिस्बतन ठंडा होगा। तो ये जो ज़्यादा गर्म वाला हिस्सा होगा इसका जो टेम्परेचर है उसको मैं नाम दे रहा हूँ T1 का, जबकि ये जो ठंडा हिस्सा है इसको नाम दे रहा हूँ टेम्परेचर T2 का। अब टेम्परेचर असल में क्या होता है किसी चीज़ का, कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कोई चीज़ कितनी ठंडी है। अब ये ब्लॉक एक ही है लेकिन इसका ये हिस्सा भी गर्म है जबकि ये हिस्सा क्या है, ठंडा है। इसका मतलब है इस जगह से इस जगह के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एक टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि एक जगह टेम्परेचर ज़्यादा है और एक जगह टेम्परेचर कम है। तो फिर हीट क्या करेगी, वो फ्लो करेगी हॉट पॉइंट से कोल्ड पॉइंट की तरफ, या फिर यूं भी कह सकते हैं गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ। अब ये हीट कितनी तेजी के साथ या कितनी आहिस्ता फ्लो करेगी वक्त के लिहाज से एक जगह से
दूसरी जगह इसको असल में हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं, क्वांटिटी ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। यानी कि कितनी हीट की मिकदार एक यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम का मतलब होता है यूनिट सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर जो कितनी मिकदार है हीट की वो फ्लो कर रही है गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ, इसको असल में हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ हीट, जो कि हम Q से लेबल करते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम। क्योंकि ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है, कितनी हीट फ्लो हो रही है वक्त के लिहाज से। अभी जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जिस पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिपेंड करती है वो ये है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ सॉलिड। तो फिर मैं यूं लिख सकता हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो कि असल में Q/T है, मैथमेटिकली लिख रहा हूं, मैं एक्सप्लेनेशन अभी देता हूं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पास किसके, 1 आवर लेंथ के। यानी कि जितनी आपके पास सॉलिड की लेंथ ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, वो कम होगा। तो अगर लेंथ ज्यादा होगी तो उसके लिए मैं अप एरो इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसकी वजह से ये मुकम्मल जो चीज है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q/T, ये असल में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि अगर लेंथ कम होगी आपके पास तो असल में फिर क्या होगा कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो फिर क्या होगी, वो ज्यादा होगी। अब अगला सवाल है, ज्यादा क्यों होगी या कम क्यों होगी? वो इस वजह से जब आपके पास इस रॉड की या ब्लॉक कह लें, इसकी जब लंबाई ज्यादा होगी ना तो ज्यादा वक्त लगेगा ताकि हीट इस गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ जा सके। इस वजह से आपके पास जब लेंथ ज्यादा होती है तो आपके पास जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो कम होता है। अगर लेंथ छोटी होगी, यानी कि यहां तक अगर लेंथ हो, मिसाल के तौर पर समझाने के तौर पे कह रहा हूं, भी चलें थोड़ा गाढ़े रंग से लेबल कर देता हूं, जैसे कि यहां तक अगर लंबाई होती, सिर्फ ये लेंथ होती है ये वाली, तो अब आपके पास कम वक्त लगता हीट को गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से तक फ्लो होने के लिए। इस वजह से आपके पास अब जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा वो ज्यादा होगा। तो जो दूसरा फैक्टर है जिस पर आपकी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिपेंड करती है वो असल में है एरिया ऑफ सब्सटेंस या सॉलिड। सो फिर मैं कह सकता हूं, रेट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सब्सटेंस और सॉलिड। तो फिर मैं यूं लिख सकता हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी कि आपके पास जितना एरिया जो कि ए है असल में आपके पास इस सॉलिड का ज्यादा होगा, असल में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी क्या होगा, वो ज्यादा होगा। तो अगर एरिया ज्यादा है तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो भी क्या है, ज्यादा है। ये ज्यादा को मैं अप एरो से बता रहा हूं। अब अगर एरिया कम होगा आपके पास तो आपके पास ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है जो Q/T है, ये भी असल में क्या होगी, ये फिर कम होगी। एरिया असल में ज्यादा होने से मुराद ये है कि ये वाली लंबाई भी और ये वाली लंबाई भी अगर बढ़ जाएंगी तो एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अगर ये लंबाई और ये लंबाई अगर छोटी हो जाती तब भी एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एरिया के बढ़ने से आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। जबकि एरिया के कम होने से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या हो जाएगी, कम। और इस एरिया को आप इस तस्वीर से भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये अब ये कम एरिया है जबकि ये ज्यादा एरिया है, जिसको मैं आपके लिए लिख भी देता हूं। यहां पर एरिया क्या है, लार्ज है। क्यों लार्ज है, क्योंकि ये लंबाई और ये लंबाई क्या है, ज्यादा है बनिस्बतन इसके। ये लेंथ भी छोटी है और ये लेंथ भी क्या है, छोटी है। तो एरिया क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि एरिया क्या होता है, लंबाई इस लेंथ का इस लेंथ के साथ प्रोडक्ट। अब लोग इसको विड्थ भी पढ़ते हैं, वो बात ठीक है। असल में विड्थ भी क्या है, असल में है तो लंबाई ना, तो फिर मैं लेंथ की टर्म्स में बात करूं उसमें कोई इशू नहीं है। अब सवाल ये है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के क्यों है? वो इस वजह से जब एरिया छोटा होगा ना तो आपके पास जो पार्टिकल्स होंगे ना सॉलिड के, वो उस जगह में कम आ रहे होंगे, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। लेकिन जब एरिया ज्यादा होगा तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे। तो जितने पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उतनी आपके पास हीट ट्रांसफर भी क्या होगा, वो या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी क्या होगा, वो फिर ज्यादा होगा। और जितने पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो असल में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी उससे फिर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे असल में उतनी आसानी के साथ हीट एक जगह से
दूसरी जगह क्या हो रही होगी, ट्रांसफर हो रही होगी। इस वजह से जितना एरिया ज़्यादा उतना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी ज़्यादा, और जितना एरिया कम उतना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी कम। अब जो तीसरा फैक्टर है जिस पर आपकी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिपेंड करती है वो है असल में टेम्परेचर डिफरेंस। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है जो कि Q बाई टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। कैसे? यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है और इधर टेम्परेचर क्या है, कम है। तो जितना ये टेम्परेचर डिफरेंस इनके बीच में ज़्यादा होगा असल में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी क्या होगा, कम होगा। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ T1, जो कि मैं लिख रहा हूँ आपके लिए T1 जो कि हॉट गर्म हिस्से का टेम्परेचर है, माइनस T2 जो कि ठंडे हिस्से का टेम्परेचर है। तो जितना ये टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास ज़्यादा है मिला के आपके पास उतनी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी क्या है, वो ज़्यादा है। और जितना टेम्परेचर कम है पर टेम्परेचर डिफरेंस सॉरी उतनी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी क्या है, वो कम है। क्यों? क्योंकि जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा असल में उतना ही ज़्यादा हीट को फ्लो करना पड़ेगा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो इस वजह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी क्या होगा, फिर ज़्यादा होगा। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत मामूली सा होगा यानी कि बहुत कम होगा तो फिर जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी है वो भी फिर बहुत कम होगी। तो चलें अब हम क्या करते हैं कि हम इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। इसको 1 का नाम दे दें, ये वाली को, ठीक है। जबकि ये जो एरिया वाली है इसको 2 का नाम दे दें, और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस वाली है इसको 3 का नाम दे दें। और अब हम इन तीनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। जब आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा Q बाई टी प्रोपोर्शनल का साइन, तो आपके पास आ जाएगा एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस के हीट क्या थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। तो ये दोनों असल में आपके पास इधर ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। A इंटू T1 माइनस T2 ब्रैकेट क्लोज। जबकि आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट लेंथ के क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ L। अब जब आप इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो आपके पास एक तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा और बाएं जानिब आपके पास Q बाई टी आ जाएगा जो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है। जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है यहाँ पर वो असल में K है, और वो साथ इसके साथ वही जो चीज़ आपने ऊपर लिखी है यही आपके पास साथ क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। तो मैं इसको इधर आपके लिए लिख भी देता हूँ यहाँ पर। ये अभी जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K है असल में यही कहलाती है थर्मल कंडक्टिविटी। तो चलें मैं लिख भी देता हूं आपके लिए कि ये जो K है आपके पास ये थर्मल कंडक्टिविटी है। अब आपने ये बात याद रखनी कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये असल में आपके पास मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, जो कि असल में K है आपके पास जो कि थर्मल कंडक्टिविटी है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी कि क्या आया ये जो आपका सॉलिड है क्या ये लकड़ी से मिलके बना है, या ये स्टील से मिलके बना है, या कॉपर है, या रबड़ है। तो फिर चले मैं आपके लिए लिख भी देता हूं कि थर्मल कंडक्टिविटी इट्स वैल्यूज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, के सब्सटेंस की नेचर क्या है। जैसे कि शुरू में आपको जो तस्वीरें थी मैंने उसमें जो दिखाया था, जैसे कि क्या ये लकड़ी है या फिर ये स्टील की चम्मच है। और जो दूसरी बात है थर्मल कंडक्टिविटी की वो ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो K की वैल्यू जो कि असल में वो डिफरेंट होगी डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए। यानी कि जैसे कि आपके पास जो स्टील की चम्मच थी उसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू मुख्तलिफ होगी जो आपके पास एक लकड़ी का चम्मच होगा। अब लास्ट चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं इस K को सेपरेट आउट करके यानी थर्मल कंडक्टिविटी को सेपरेट आउट करके इसका यूनिट बताना चाहता हूँ। तो ये L इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और जबकि ये एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस इधर मल्टीप्लाई होता जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास आ जाएगा K इज इक्वल टू जो कि असल में थर्मल कंडक्टिविटी है इक्वल टू आ जाएगी जो कि आपके पास आ जाएगा Q बाई टी, L डिवाइड होता जाके मल्टीप्लाई होगा तो L डिवाइडेड बाई आपके पास ये इधर मल्टीप्लाई होता उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। तो मैंने लिख दिया। अब आप यूनिट निकाल सकते हैं यहाँ से। आप जो हीट है वो असल में फॉर्म ऑफ एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, तो मैं J लिख रहा हूँ। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो मैं मीटर लिख रहा हूँ यहाँ पर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो मैं डिवीजन में सेकंड लिख रहा हूँ। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, जबकि टेम्परेचर डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, केल्विन। टेम्परेचर डिफरेंस कहूँ या टेम्परेचर कहूँ उसका यूनिट क्या होगा, वो केल्विन। तो एक ये मीटर इस मीटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास आ जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट वो के इक्वल आएगा आपके पास, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो पर सेकंड बन जाएगा, तो जूल पर सेकंड
मीटर भी एक यहां से बचा होगा तो ऊपर जाएगा, तो पर मीटर और पर केल्विन। चले, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैंने यहां पर इसको करके लिख दिया, ये आपके लिए सामने, जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। अभी जो जूल पर सेकंड है ना, ये असल में पावर का यूनिट है, जो कि असल में वॉट होता है। तो वॉट को हम जूल पर सेकंड भी कहते हैं। तो आपके पास आ जाएगा वॉट पर मीटर पर केल्विन। ये आपके पास मोस्ट सिंप्लीफाइड यूनिट है किसका, या बेहतर अंदाज में लिखा हुआ यूनिट है किसका, थर्मल कंडक्टिविटी का। ये जूल पर सेकंड आपके पास कैसे पावर का यूनिट है, वो जरा आप यहां से देखिए कि पावर क्या होता है, वर्क डन। पावर आपके पास होता है वर्क डन, कोई काम कितना तेजी के साथ हुआ है, कोई काम कितना आहिस्ता हुआ है, इसको हम पावर कहते हैं। तो पावर आ गई वर्क डिवाइड बाय टाइम, तो वर्क फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो अगर एक जूल का वर्क एक सेकंड में होगा तो पावर क्या होती है, 1 वॉट। तो जो 1 वॉट है असल में आपके पास वो इक्वल आ जाती होती है 1 जूल पर सेकंड। तो इस वजह से जूल पर सेकंड की जगह मैंने वॉट लिख दिया। तो आज हमने आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में क्या किया, स्टडी किया।